सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 16 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। So let us begin without any delay. In the very beginning, we have the glimpses of celebration of Independence Day from the Red Fort. During his speech, he highlighted the upcoming Uniform Civil Code, which is need of the hour, and also various issues were addressed in his speech. हम लोग को उम्मीद है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कुछ बड़ा होने वाला है और इसके साथ ही साथ समाज में और जो समस्याएं चल रही हैं उन पर कुछ बेहतरी होती हुई दिखेगी। इसके अलावा बहुत बुरी खबर आई है कोलकाता से। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई थी उसमें वेंडलिज्म करा गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। महंगे इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, हॉस्पिटल स्टाफ, मारपीट और तोड़फोड़ करी गई। अनजान लोगों ने अटैक भी करा, डॉक्टरों पर भी करा और एक डर का माहौल आरजीकर कॉलेज में बना दिया। और ये सब तब हुआ है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई तो अभी आई है। इसके अलावा एक खबर है बिहार से, कैलिफोर्नियम को लेकर एक मेटल है, एलिमेंट है। On August 9, the police in Bihar's Gopalganj seized what they thought was a highly unusual and dangerous contraband, 50 grams of highly radioactive metal californium, worth rupees 850 crores. Soon, atomic scientists dressed in special anti-radiation suit, protective gloves, and nuclear-grade half-mask descended on Gopalganj and isolated it, only to eventually discover that it might not be radioactive at all. Californium is a silvery white synthetic radioactive metal with atomic number 98 on the periodic table, first made in California. It is highly radioactive and prohibitively expensive, with 1 gram costing rupees 17 crores in the international market. It started with a tip from a source who claimed that 3 people traveling on a bike from Uttar Pradesh to Srinagar were smuggling in something very valuable. A team posted near Belthari village under the Kuchikote police station quickly intercepted the bike ridden by daily wagers. ये असल में इनपुट ये मिला था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से कोई बिहार में रेडियो एक्टिव मेटल, मतलब कोई बहुत ही वैल्यूबल चीज़ ला रहा है। अच्छा, पुलिस को अभी तक ये आइडिया था कि वैल्यूबल चीज़ के नाम पे क्या हो सकता है, ड्रग्स ही हो सकते हैं, कोई तस्करी कर रहा होगा। तो पुलिस की टीम ने अपना नाका लगाया और वहाँ पे उनको पकड़ा, धर दबोचा। जनरली ये काम पैसों के लिए करते हैं लोग, इन्हें कोई आइडिया नहीं होता क्या ले जा रहे होते हैं। फिलहाल जब पुलिस ने इसका जांच वगैरह कराई तो ये कोई ड्रग्स नहीं था, ये प्रॉपरली एलिमेंट मेटल था, कैलिफोर्नियम। बहुत ही रेडियो एक्टिव मेटल है कैलिफोर्नियम। On August 10, a 3-member team from Department of Atomic Energy and Mumbai's BARC visited the police station to check if the object was indeed radioactive. Its initial findings showed there was no radioactivity, although the team has now sent samples to Forensic Science Laboratory FSL Mumbai. और बाद में इसका जांच वगैरह करी गई है और इसको लेके और प्रोसीडिंग जो होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात है, अगर इसकी बात हो ही रही है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्मगलिंग की, तो कुछ दिन पहले की बात है, उत्तराखंड के देहरादून में भी ऐसी खबर एक आई थी जिसमें रेडियो एक्टिव मेटल्स का एक घर में होना पाया गया था, मगर वहाँ पे निष्कर्ष ये निकला था कि वो फर्जी था, वो एक फॉल्स न्यूज़ थी। रेडियो एक्टिव कैस्केट्स तो मिले थे जिसमें रखा जाता है रेडियो एक्टिव मेटल, मगर शायद मेटल वहाँ पे नहीं मिला था। तो ये भी कोई हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्निंग है कि ऐसा हो क्या रहा है कि इतने महंगे और ख़तरनाक मेटल्स की तस्करी की जा रही है। मूविंग ऑन टू दी आर्टिकल्स, एमपॉक्स को लेके WHO ने ग्लोबल एडवाइजरी जारी कर दी है। हालांकि एमपॉक्स को लेके जो एडवाइजरी जारी करी है इसका थोड़ा सा विरोध ये हुआ है, ये एमपॉक्स के केस अभी सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही हैं जो कि आपके अफ्रीका में पाए गए हैं। और मैं कुछ ग्लोबल न्यूज़ पढ़ भी रहा था, उसमें ये कहा गया है कि WHO ने थोड़ा जल्दी ये एडवाइजरी जारी कर दी है और अभी इतना कंसर्निंग नहीं है।
जानते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। WHO sounded its highest level of alarm, declared mpox as a public health emergency international concern on Wednesday. This is the second time the infection has received designation. और ये जून 22 में भी करा था, फिर 23 में भी करा था। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC में इसके केस आए हैं। एमपॉक्स बेसिकली क्या है? एमपॉक्स यूजुअली नोन एज मंकी पॉक्स is a self-limiting viral infection caused by mpox virus. The most common symptom of mpox include fever, headache, muscle ache, back pain, low energy, and swollen lump nodes. What is driving the current concern? अभी ये क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? The current concern stems from the spread of clad LV of the MPXV, which is predominantly transmitted through sexual contact. Organisms belonging to a clade share common ancestors. When it comes to mpox, there are two different clades, clade 1, clade 2. अब डिटेल मत जाइएगा, आप इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा कभी भी। मतलब कि ये अभी एक समस्या बन रही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में DRC में, और ये फैला है बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा आसपास के क्षेत्रों में भी। क्या इंडिया को रिस्क है इसका? द फर्स्ट केस ऑफ मोर कंटेजियस clade 1B mpox इन्फेक्शन आउटसाइड अफ्रीका वॉज रिपोर्टेड इनटू स्वीडन ऑन थर्सडे। और स्वीडन में एक केस आया है विद इंटरलिंक ग्लोबल ट्रैवल, द केसेस में रीच कंट्रीज एज वेल। ठीक है ना? तो स्वीडन में केस आया है, मतलब कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है वो भी कंसर्न है इस समय इसके फैलने को लेकर। अगला आर्टिकल है फूड इन्फ्लेशन आउटलुक को लेकर। हरीश दामोदरन साहब हर बार की तरह एक बढ़िया आर्टिकल लाए हैं। आफ्टर स्टेइंग above 8% for 8 months on November 23-24, retail food inflation fell to 5.4% in July. The sharp decline from 9.4% in the previous month was due to high base inflation of the 11.5% in July 23. Clearly, food inflation remains the economy's bugbear, eating into households' incomes and suppressing spending on other things. देखिए, फूड इन्फ्लेशन होने से ना घरों में पैसे खर्च करने की ना रिस्ट्रिक्शंस ही हो गई है, क्योंकि वो खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है कि उन लोग घर फैमिलीज़ को, मिडिल इनकम होम्स को ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है खाने में। Given the high share of food in the average Indian consumption basket, the public at large understands inflation more in terms of food inflation. अब देखते हैं इसमें hope from monsoon. The southwest monsoon set in over Kerala on 30 May, 2 days before schedule. है ना? But overall rainfall in June was 10.9% below the historical long period average. Rainfall was subpar everywhere except the South Maharashtra, West Madhya Pradesh and East Rajasthan. The below normal June rain was perhaps due to residual effect of El Nino and abnormal warming of central and East Pacific Ocean waters of Ecuador and Peru. As El Nino transitioned into a neutral phase, the monsoon revived. July recorded the 9% above normal rainfall. पहले बारिश की समस्या रही थी, मगर जैसे जैसे समय आगे जाता गया, एल नीनो भी नॉर्मल होता गया, तो हमने 9% से अधिक बारिश देखी है जुलाई महीने में। रेनफॉल हैज़ भी 15.4% अबव द नॉर्मल इन करंट मंथ, और ज़्यादा ही हुई है बारिश जितनी नॉर्मल होती है। द ओवरऑल गुड मानसून विद वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हैज़ लेड टू अ हायर एग्रीगेजेस अंडर मोस्ट खरीफ क्रॉप इन दिस ईयर, जो कि हमारे खरीफ क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होता है? फार्मर्स प्लांट मोर व्हेन देयर इज एडुकेट वाटर, दे ऑल्सो गो फॉर क्रॉप्स हुज प्राइसेस आर बेटर अश्योर्ड। उससे क्या रहता है? इरीगेशन मिलती है प्रॉपरली, वाटर रिचार्ज हो चुका होता है बढ़िया करके, फार्मर फिर बिना परेशानी के अपनी क्रॉप्स उगाता है। Not surprisingly, farmers have aggressively sown both crops, which should help ease inflation in pulses and animal protein down the line. Arhar dal is currently retailed at 165 per kg against 40 a year ago. On the other hand, farmers have sown less area under cotton, which is trading at 7,500 to 7,600 per quintal in Gujarat Rajkot market. ये तो डिटेल्स हैं रीजनली क्रॉप्स जितनी उगाई जा रही हैं उनको लेकर। ठीक है ना? लो ग्लोबल फूड प्राइसेस, देखिए ग्लोबली से कंसर्न क्या आ रहा है। ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन हैज़ बीन इन नेगेटिव टेरिटरी सिंस दिसंबर 22। द UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसे हम कहते हैं, फूड प्राइस इंडेक्स एवरेज 120.8 पॉइंट्स इन जुलाई 24, 3.1% डाउन फ्रॉम दिस ईयर एगो लेवल। तो जो हमारा FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्होंने अपना इंडेक्स दिया था उसमें इन्होंने 120.8 पॉइंट्स का फूड इन्फ्लेशन बताया था, जो कि पिछली बार के मुकाबले 3.1% कम है।
लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से। द इंडेक्स अ वेटेड एवरेज ऑफ वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज ओवर अ बेस पीरियड वैल्यू इज 24.7% बिलो इज 160.3 पॉइंट्स। तो वहाँ उन्होंने तो ग्लोबली ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई है कंसर्निंग। ओवरऑल क्या है ऑप्टिमिज्म, कॉशियस ऑप्टिमिज्म। व्हीट स्टॉक्स इन गवर्नमेंट वेयर हाउसेज एट 26.8 lakh tons on August 1 was the third lowest for the date after 2022 and 2008. However, rice stocks of 45.4183, it was the highest ever for the same date. The prospects of monsoon aided bumper kharif crop should be enabling relaxation of the export ban. मतलब अब ये उम्मीद है कि जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं मॉनसून एडेड बम्पर खरीफ क्रॉप के, उसके कुछ बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट करने को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाने की उम्मीद की जा रही है। Above average rains so far have filled up the country's major reservoirs to nearly 65%। और जितनी बढ़िया बारिश हुई थी, हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, जलाशय हैं, वो 65% से ज़्यादा भर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब कि रिचार्ज और इरिगेशन अच्छा रहेगा। प्लस द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द इमरजेंस ऑफ लानीना, और लानीना होने की जो चांसेस हैं ड्यूरिंग सितंबर नवंबर एंड परसिस्टिंग थ्रू द विंटर स्प्रिंग मंथ्स is encouraging for the ensuing rabi crop season too. But its optimism must be tempered. The harvesting of the kharif crop is at least a month away. That of wheat and other rabi crops will not take place before March end. The uncertainty over food inflation will continue for some time, but let us see what will the final result. इसके अलावा ये खबर स्टोन हेज को लेकर है। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। वाई स्टोन हेज सेंटर स्टोन्स 800 किलोमीटर जर्नी इज सिग्निफिकेंट। Stonehenge has long stood as an enigma in the English countryside. No one knows why it was built, and there is little consensus on how it was built, by whom, and exactly when. What is certain is that it is one of the greatest marvels of Neolithic engineering. किसी को नहीं पता क्यों बने थे, क्यों बनाए गए थे, पर्पस ही क्या था इसका। Case in point is the origin of the Altar stone, the partially buried slab of sandstone lying at the center of the stone circle. अब जो इसके बीच में जो पत्थर है वो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान आकर्षित कर रहा है। मतलब अगर आप स्टोन हेज देखेंगे तो बीच में आपको अल्ट्रा स्टोन है, इसकी बात कर रहे हैं। Latest geochemical analysis suggests that 6-ton monolith was brought to its present location in the Salisbury Plains from the far north of Scotland। और जो इसकी स्टडी करी है रॉक की, जियोकेमिकल एनालिसिस करा है, तो ये बता रहे हैं कि ये यहाँ का है ही नहीं, ये 800 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड से लाया गया है। इतना इतना लोड कोई क्यों लेगा, ऐसा क्या था यहाँ पे। Stones of the Henge. Construction at Stonehenge began 5,000 years ago and took place over 2 millennia. The site's outer circle is made of 30 tall, upright sarcens, most of which are capped by sharp lentil stones. These stones originate from Marblog Downs, 25 kilometers away from the Stonehenge. Stonehenge also has 80 smaller blue stones which came from Maynard Purcell Mountain in the Western Wales. The altar stone, although made of different kind of rock, was long thought to have come from the same area. सबको उम्मीद थी कि शायद ये भी जो मैनार्ड प्रसेली माउंटेन्स हैं वेस्टर्न वेल्स में, वहाँ से लाया जाएगा, मगर जो अल्टा स्टोन है वहाँ से नहीं लाया गया। स्टडी ने बता दिया कि ये स्कॉटलैंड से लाया गया, लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाया गया। इम्प्रोबेबल जर्नी, इतना दूर कोई क्यों लाएगा। डिस्पाइट सोशल मीडिया स्पेकुलेशन टू द कंट्री, जियोलॉजिस्ट आर सर्टेन दैट द स्टोन वर ब्रॉट बाय टू स्टोनहेंज बाय अ ह्यूमन एजेंसी। क्लार्क बिलीव्स इट likely traveled by the sea, या तो समुद्र के रास्ते लाए गए हैं। गिवन मेजर ओवरलैंड बैरियर्स एंड रूट फ्रॉम द नॉर्थ एंड स्कॉटलैंड टू साल्सबरी प्लेन, क्योंकि इतना भारी पत्थर ज़मीन से लाना भैया इतना पॉसिबल नहीं लगता है। मगर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसका विरोध भी करते हैं, जो कि हमेशा होता है, हमेशा दो ओपिनियन होते हैं, है ना। इसके अलावा आज के जो एडिटोरियल पेज पे देखते हैं, रंबल्स इन रखाइन, म्यांमार भी सुलग रहा है। म्यांमार में गतिविधियाँ चल रही हैं यूएस आर्मी की भी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू यूएस आर्मी वहाँ पे अपना कुछ गड़बड़ करना चाह रही है। रंबल्स इन रखाइन, close to 200 civilians, most of them from Myanmar marginalized Rohingya community, were killed earlier this week in an artillery and drone attack on the country's Rakhine province. The survivors to have blamed
The Arakan Army, the armed wing of Rakhine Group, one of the main ethnic outfits resisting Myanmar's Tatmadaw regime for the atrocity. The militant group has denied responsibility. तो बहुत लोग की हत्या कर दी गई, तो ये आरोप लगाया गया जो मिलिटेंट ग्रुप है आपका रखाइन का, म्यांमार में अरक्कन आर्मी जिसे हम कहते हैं, मगर उन्होंने डिनाई करा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि सरकार ने करा है, मतलब सरकार में तो वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। द मिलिटेंट ग्रुप डिनाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफर्ड कंडोलेंसेस एंड ब्लेम्ड द जुंता। However, by all accounts, the needle of suspicion of most observers points to the predominantly Buddhist Arakan army. In the last 6 months, as the holds of the junta has weakened in the larger parts of Myanmar, the Arakan army is replaced targeting Rohingya. The Rakhine outfit has reportedly touched entire villages. मतलब जो आपकी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये लगभग बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपना टेक ओवर कर रहे हैं म्यांमार के ऊपर। इन पास 7 decades, ethnic armed groups have fought variously for independence, autonomy and federalism in Myanmar. The Arakan army has been steadily carving out areas independent of the Tatmadaw. It claims to speak for the entire Rakhine region. However, unlike some other opponents of the military regime, it views federalism as subterfuge for imposing the rule of gun. तो म्यांमार फिर से ग्लोबल कंसर्न है और म्यांमार में जिस हिसाब से जो इंस्टेबिलिटी बनी हुई है ये भारत को भी आज नहीं तो कल परेशान करेगी, क्योंकि एक तो बांग्लादेश में दिक्कत होने से हमें दिक्कत रहेगी, फिर आपका म्यांमार में भी होने से। इसमें इतना ही था। इसमें आप अध्ययन करिएगा, एक बार मैप उठा के देखिएगा म्यांमार कहाँ पर है, म्यांमार के आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं, इंडिया के कौन सा पार्ट म्यांमार से टच हो रहा है, इंडिया में मणिपुर और म्यांमार का क्या लिंक है, क्योंकि मणिपुर, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट बहुत गहरी कहानी है। और ये भी देखिएगा क्या है फ्री मूवमेंट रिजीम, फ्री मूवमेंट रिजीम जो इंडिया ने म्यांमार के साथ करा, ये भी सर्च करने का प्रयास करिएगा कि इंडिया म्यांमार के पास पक्का बॉर्डर क्यों नहीं है, और क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जिसमें वो बॉर्डर बनाएगी। ये ग्लोबल न्यूज़ है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए रखते हैं, जो भी करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।